ओके। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट है आप लोगों का, आप लोग जानते ही होंगे मेरे ख्याल से, इससे वाकिफ है सब लोग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। सिलेबस आए ना आए, रिक्रूटमेंट आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ पेपर होना है, तो पेपर होना है तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेबस में एक चीज़ जरूर आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी चीज़ कितनी भी किसी भी तरह का किसी भी लेवल का पेपर हो, चाहे क्लर्क का पेपर हो, चपरासी का पेपर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस में ज़रूर होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप HPSC PGD की हम बात करेंगे तो हमें पता है कि 30 मार्क्स का यहाँ पे आना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 30 में से कितने लेने हैं। क्या जो हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, क्या हमें 30 में से 30 लेने हैं, या फिर हमें 30 में से 20, या 30 में से 10, या क्या हमें सारे अटैम्प्ट करने हैं, नहीं करने हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम स्कोरिंग है, नहीं है, इन सब चीज़ों की बात करनी है, ठीक है। तो पहले तो मुझे आप बताएंगे कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, एंटरटेनमेंट करने आए हैं? पढ़ने। कैसे? तेज आवाज में बोलेंगे। पढ़ने आए, एंटरटेनमेंट करने आए हैं? ठीक है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करने आए हैं, खराब करने आए हैं? रोशन करना है। टॉप करने आए हैं कि सिलेक्शन लेने आए हैं? बिल्कुल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मैं अपनी बता दूं तो लगभग 7 से 8, 8 से 9, लगभग 9 या 10 में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्स्ट टाइम पढ़ा था इस लेवल पे, इंजीनियरिंग के लेवल पे। उससे पहले छोटे मोटे हम 12th तक जो पढ़े थे वो पढ़े थे। तो 2010 का समय था और आज 2025 हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरे को तो भर भर के दिया है। कोई भी मेरी लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम, जब भी मैं एग्ज़ाम लिखने गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस में मेरे को कभी संदेह नहीं होता था कि मैं इनको छोड़ दूँ या कर लूँ। करना ही होता था। करने के साथ साथ, अटैम्प्ट करने के साथ साथ स्कोर भी करना ही होता था। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो बात अलग है कि सब्जेक्टिव नहीं देना पड़ा मेरे को उस लेवल पे, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मीन्स न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, ट्रू फॉल्स हो, कंपैरिजन हो, जिस भी तरह का क्वेश्चन हो, तो मुझे हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम में फुल मार्क्स मिले हैं। और वही मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा मार्क्स फुल ही आए आपके। तो आपका सीधा सीधा टारगेट होना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब जब मेरे को डेमो देने की बात आती थी तो मैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पकड़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि ये देश को सबको समझ आएगा भी। ईजी सब्जेक्ट है, सबको समझ आएगा। ऐसे तो नेटवर्क में IP एड्रेस भी मैंने 1-2 क्लास में लिया और उसका रिस्पॉन्स ऐसा रहा कि लोग थोड़ा सा वो हो गए, क्योंकि पहली क्लास में लोड ज़्यादा डाल देते हैं ना, तो लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो आप लोगों पे तो लोड ऑलरेडी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं एक बार जरा ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे उसकी प्रायोरिटी टॉप टू बॉटम है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको ऐसा हो कि आखिरी दिन और ऑपरेटिंग सिस्टम उठाना भी है, देखना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है, सीखना भी है और कॉपी में उतारना भी है, तो मैं कहूँगा टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करें। पहले ऊपर वाला करें, फिर नीचे वाला। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो एक सीधी सीधी बात है कि आपका जो सबसे पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर आपका क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है एंड डेडलॉक है। सबसे पहला मेरी नज़र में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो क्या है आपका, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक ये एक ही चैप्टर है, प्रोसेस की बात करता है बेसिकली ये। और सिंक्रोनाइजेशन देखो क्या होता है, जब हम दो प्रोसेसेस की बात करते हैं, एक P1 एक P2 है, दो प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि कोड है, प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होने के लिए आया है CPU के पास। तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन है, तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हम लिखते हैं एट द सेम टाइम स्टार्ट होंगे। और जब सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं तो हम इसमें कुछ ये पाते हैं कि यहाँ पे एक एरिया होता है और वो एरिया कुछ ऐसा होता है कि एक वेरिएबल शेयर्ड वेरिएबल होता है ना, एक शेयर्ड वेरिएबल होता है। और जब हम उसकी वैल्यू मॉडिफाई करते हैं, मान लीजिए इसको 5 करनी है, मान लीजिए इसको 6 करनी है, और लास्ट में जब हम प्रिंट करते हैं किसको, उस वैर को, या प्रिंट करते हैं किसको, उस वैर को, तो होता क्या है, कुछ गड़बड़ होती है। मीनिंग क्या है कि जब दो प्रोसेस हो, आपको क्या लिखना है पेपर में, स्टोरी लिखनी है। वो सिंक्रोनाइजेशन पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपको बताना है दो प्रोसेस है, एक साथ चल रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ शेयरिंग है और दोनों एक साथ चलते हैं, तो एक साथ क्या होता है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन होता है या कोऑपरेटिंग बोलते हैं। कोऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, दोनों में कुछ शेयर्ड है, शेयर्ड अगर कुछ हो, ठीक है। शेयर्ड का मतलब क्या है कि सिंपल आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट है, आप फैमिली मेंबर है, आप हस्बैंड वाइफ है, एक के पास ATM है, एक के पास पासबुक है, एक पासबुक से पैसे निकालने चला गया एक ATM से, तो वो क्या कर रहे हैं, शेयर्ड अकाउंट पे एक्सेस कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस भी ऐसा ही है कि शेयर्ड एक्सेस कर रहा है। तो उस टाइम पे यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, वो आप वीडियो से पढ़ेंगे पूरा तो, बट मैं जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि जब ये दो प्रोसेस सेम एक शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं तो कुछ दिक्कतें आती हैं। दिक्कत कैसी
कि अगर ये वेरिएबल एक है तो वो इसकी वैल्यू 5 करने वाला है और ये इसकी वैल्यू 6 करने वाला है। तो अब होता क्या है कि दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं तो दिक्कत कैसे हो सकती है, या तो आप इसको पहले एग्जीक्यूट कर लो पूरा और पूरा करके फिर इसको करो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैर की वैल्यू 5 करेगा अपनी और प्रिंट कर देगा, अपनी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और फिर जब ये चालू होगा तो वैर की वैल्यू 6 हो जाएगी, मान लीजिए ये अपनी प्रिंट कर देगा। मीनिंग क्या है कि अगर एग्जीक्यूशन कैसा हो, सीरियल हो तो प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, सीरियल हो तो प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर वही एग्जीक्यूशन कंकरेंट हो, कंकरेंट कैसा होता है जिसमें सीपीयू कितना हो, सिंगल, एक। अगर सीपीयू एक है तो एक है तो इनको कैसे कैसे चांस मिलेगा, मान लीजिए पहले सीपीयू यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे हो रहा है, स्विचिंग बोलते हैं हम इसको। जब P1 से P2, P2 से P1 ऐसे चलता है तो हम बोलते हैं स्विचिंग हो रही है। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पे आया वैर इज इक्वल टू 5, तो वैर की वैल्यू जो सेड वेरिएबल है उसकी क्या होगी 5, और फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे आता है वो, तो आता है तो इसको काट के क्या करता है 6। ये तो जनरल कंसेप्ट है जिसकी वैल्यू परिभाषित कर रहा है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप स्विचिंग ना होके यहाँ पे आ जाए और फिर यहाँ से ऐसे निकले, तो वैर की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, एक तरीके से 6 होगी, है ना, क्योंकि 6 है उसमें, तो बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से, इसको 6 ही करनी थी। बट अगर ये स्विचिंग ऐसे होती है और फिर इस वैर की वैल्यू प्रिंट करता है तो भी क्या होगी, वो 6 ही होगी जो अपडेटेड है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो शेड एरिया बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, शेड एरिया। शेड एरिया जब दो प्रोसेसेस के बीच में हो, शेड मतलब जहाँ पे वो वेरिएबल हो जो कॉमन है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जब जब इनकी वैल्यू मॉडिफाई होती है तो दिक्कतें आ सकती हैं। इस तरह की दिक्कतें कि 5 के बाद 6 हुआ, यहाँ से भी 6 प्रिंट हुआ, यहाँ से भी 6, जबकि यहाँ से क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए पहले ये एग्जीक्यूशन ऐसे होता, पहले इसको चांस मिलता, तो अगर उसको चांस मिलता तो वैर की वैल्यू क्या हो जाती 6, फिर मान लीजिए इसको चांस मिलता तो 5 हो जाती। तो उस केस में चाहे यहाँ से प्रिंट करते, चाहे यहाँ से, दोनों जगह से क्या प्रिंट होना था, 5 होना था। तो कहने का मतलब क्या है कि जब दो प्रोसेसेस के बीच में कुछ शेड होता है, जब जब उसकी वैल्यू एक्सेस होती है और मॉडिफाई होती है, एक्सेस तो होती ही है, मॉडिफाई होती है, हमने मॉडिफाई की है मतलब वैर के अंदर कुछ डाला है, मॉडिफाई किया है, तो जब जब वैल्यू मॉडिफाई होती है तो दिक्कत आने के चांस होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट जब जब किस पे डिपेंड हो, जब जब आउटपुट किस पे डिपेंड हो, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस कैसी, मान लीजिए कि यहाँ पे P1 का है, पहले P1 का एग्जीक्यूट होता है, फिर P2 का होता है। ये मान लीजिए यहाँ पे 5 कर रहा है, यहाँ पे 6, तो पहले P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2 हुआ, फिर चाहे यहाँ से प्रिंट करो या फिर यहाँ से प्रिंट करो, दोनों जगह से किसकी आउटपुट प्रिंट होगी, P2 की होगी। और अगर उल्टा होता है, पहले ये एग्जीक्यूट होता है फिर ये होता है, तो यहाँ से प्रिंट करो या यहाँ से, फिर क्या होगी, P1 की होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि आउटपुट जो आ रही है, एक बार P2 की आ रही है, एक बार P1 की आ रही है, तो डिपेंड्स किसके ऊपर है, वो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस के ऊपर। मतलब कि अगर ये वाली जो स्टेटमेंट है जो दिक्कत क्रिएट कर रही है, अगर ये ऐसे एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट पक्का दोनों जगह से किसकी मिलेगी, आपको P2 की मिलेगी। और अगर ये ऐसे ना हो कि ऐसे एग्जीक्यूट होता उस एरिया में जो मॉडिफाइड एरिया है, तो फिर दोनों जगह आउटपुट किसकी मिलती, P1 की। तो यहाँ पे एक तरीके से हम बोलते हैं कि रेस सी लगी हुई है। रेस का मतलब क्या है कि इसको पहले चांस मिला तो इस बाद वाले की आउटपुट आएगी, है ना, इसको चांस मिला तो बाद वाले की आउटपुट आएगी। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, जब जब आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये P1 है और ये P2 है, तो इसका कोड है अपना, है ना, ये पूरा का पूरा सेक्शन है इसका, ये पूरा कोड है। तो इसमें एक एरिया दिक्कत वाला होता है, ये वाला एरिया, जहाँ पे हमने क्या किया है, ग्लोबली शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई किया है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो बाकी का एरिया है इसको रिमेनिंग सेक्शन बोलते हैं। जो दिक्कत वाला नहीं है, उस कोड में जो दिक्कत वाला नहीं है उसको रिमेनिंग सेक्शन बोलते हैं। और जहाँ पे वैल्यू मॉडिफाई होती है ग्लोबली शेयर्ड वेरिएबल की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन है, सेक्शन मतलब कोड, कोड मतलब एरिया। तो एक कोड में दो तरह के सेक्शन होते हैं, रिमेनिंग सेक्शन, एक क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके अंदर ग्लोबली शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई होती है। तो हमें कुल मिला के क्या करना होता है, इस चीज़ की डेफिनेशन देनी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय रेस कंडीशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिमेनिंग सेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल सेक्शन, व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट। रेस कंडीशन एक प्रॉब्लम है जो इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि अगर ये दो कोड है, तो यहाँ पे अगर ये है आपका जो भी है, वेर इज इक्वल टू 5 यहाँ पे है, वेर इज इक्वल टू 6 यहाँ पे है, अगर मैं प्रिंट एफ यही लिख दूँ और प्रिंट एफ यही लिख दूँ,
और मैं एक काम कर दूँ, क्या काम कर दूँ कि इसके बाद जो स्विचिंग होती थी ना, इसमें जो आता था जब दिक्कत होती थी कि वो उसने अपडेट कर दिया यहाँ से कहीं से प्रिंट करे, बट हम इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं क्या करके कि जहाँ पे इसकी वैल्यू मॉडिफाई हुई और जहाँ पे प्रिंट हुई इसको एक सेक्शन बना सकते हैं पूरे को। हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे इसने वैल्यू मॉडिफाई की तो इसको बाहर तभी निकलने दे जब इसका काम हो जाए। तो उसमें होगा क्या कि वैर इज इक्वल टू 5 जैसे ही होगा तो ये उधर स्विच नहीं करेगा, फिर इस एरिया में घुस गया तो एंट्री की तो एग्जिट यहीं से करेगा। फिर वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हमने एक साथ लिख दी जो दिक्कत क्रिएट करने वाली थी। तो इसमें अब होगा क्या कि ये दो एरिया बन गए एक तरीके से, इसका ये क्रिटिकल सेक्शन, उसका अपना क्रिटिकल सेक्शन, इसको अपने में जाना है, उसको अपने में जाना है, ठीक है, दोनों को अपने में जाना है, काम तो करना ही है। तो ये क्या बोलता है कि अगर मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाऊंगा और मेरी एंट्री होगी तो मैं एग्जिट तभी करूंगा जब मेरा पूरा काम हो जाएगा। मतलब कि जो स्विचिंग हम अब तक अलाउ कर रहे थे यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे चल रहा था, मतलब कि ऐसे 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 जो काम चल रहा था, अब वो काम रुक जाएगा जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में घुसा तो फिर ये ऐसे चलेगा, जब यहाँ से एग्जिट होगा जब उसको चांस मिलेगा, इस तरह का कुछ सिनेरियो, ठीक है। तो हमने कुल मिला के यहाँ पे क्या देखा कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, और फिर उसके बाद का सवाल ये है कि क्रिटिकल सेक्शन जो है आपका कैसे आपको रिमूव करना है। ये प्रॉब्लम क्रिटिकल सेक्शन रिमूव नहीं करना, ये प्रॉब्लम जो आ गई है रेस कंडीशन वाली, इसको कैसे रिमूव करना है। तो आप बोलेंगे कि एक P1 है और दूसरा क्या है P2 है, तो इसका अपना क्रिटिकल सेक्शन है, इसका अपना क्रिटिकल सेक्शन है, हमें यहाँ पे एक एंट्री कंडीशन लगानी है, यहाँ पे एक एग्जिट कंडीशन लगानी है, इसकी भी एक एंट्री कंडीशन होगी, इसकी भी एक एग्जिट होगी। होगा कैसे कि जैसे ही ये एंटर कर गया तो इसकी वैल्यू फाल्स हो जाएगी एक तरीके से, मतलब ये है कि ये अंदर नहीं जा सकता। फिर एक बंदा क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया, दूसरे को भी घुसवा दिया तो दिक्कत वही की वही रहेगी, हमें दिक्कत खत्म करनी है। तो ये क्या बोलता है कि एक बंदा अगर घुस गया तो उसको फिर दूसरे की एंट्री को फाल्स कर दो ताकि वो जा ना पाए, और जैसे ही एग्जिट करे तो एग्जिट इसके एग्जिट पे मतलब है कि ट्रू कर दो, किसको, उसको, उसकी वैल्यू को ट्रू कर दो। तो उससे फायदा क्या होगा, फिर वो जाएगा। ऐसे ही ये करेगा कि ये जब एंट्री करेगा इसको फाल्स कर देगा, मतलब कुछ ऐसा चलेगा। मतलब कि हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी है किसके ऊपर, क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर। तो ये सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो हमें कुछ एंट्री कंडीशंस लगानी है और कुछ एग्जिट कंडीशंस लगानी है, जिससे कि फ्लो ऐसे चले कि वैसे तो स्विचिंग कितनी भी हो, पर जब यहाँ इसमें हो तो फिर स्विचिंग ना हो, काम करके बाहर निकले। तो वही चीज़ है कि यहाँ एंट्री पे, यहाँ एग्जिट पे कभी कभी क्या लगेगा, सेमाफोर लगेगा, कभी कभी कुछ और सॉल्यूशंस लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आपके सिलेबस में मेनली क्या है, लॉकिंग, अनलॉकिंग या सेमाफोर ही है, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक ही CPU पे एक साथ चल रहे हैं। उसके बाद कंकरेंट एग्जीक्यूशन का मतलब है ऐसे ऐसे हो रहा है। सीरियल मतलब एक खत्म दूसरा चालू, सीरियल में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब सीरियल अच्छा है यहाँ से खत्म करके फिर यहाँ से आओ, जब ये अच्छा है तो फिर क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, व्हाट इज द नीड ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन। क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन। तो आपको ये बोलना है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास, जैसे मैं एक प्रोसेस हूँ तो बीच बीच में मेरे को इनपुट आउटपुट के लिए जाना होता है, आईओ टाइम के लिए। तो अगर मेरे को इनपुट आउटपुट का वेट है तो उस टाइम में ठाली बैठा हूँ, ठाली मतलब CPU फ्री है। तो अगर CPU फ्री है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है, वेस्टेज ऑफ CPU एफिशिएंसी हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, थ्रूपुट घट रही है ना, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो कंकरेंट हम इसलिए करते हैं ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, है ना। उससे बेनिफिट क्या होगा, CPU का वेस्टेज नहीं होगा। तो कंकरेंसी जो है हमारी क्या है, ज़रूरत है क्या करने के लिए, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो कंकरेंसी में घुसना ही क्यों है, इसका सवाल का ये आंसर है कि सीरियल में थ्रूपुट की ऐसी तैसी हो जाती है जो कि कंकरेंट उसको ठीक कर देती है। पर जब कंकरेंट में घुस गए तो फिर क्या दिक्कत है, ये भी आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू कंकरेंट एग्जीक्यूशन। तो फिर आप बोल सकते हैं ये आई है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ड्यू टू कंकरेंट एग्जीक्यूशन ही आई है। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ये है कि एंट्री कंडीशन लगा दो और एग्जिट लगा दो। एंट्री एग्जिट ऐसे हो कि इसकी एंट्री पे जब मैं गया तो वो ना जा पाए और वो गया तो मैं ना जा पाऊँ, इस तरह की इसने क्या लगा दी, कंडीशंस लगा दी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कई सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा यहाँ से। यही स्टोरी आपको याद रहेगी, यही लिख के आना है पेपर में। आप ये मत समझना कि इससे ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी, रहनी भी नहीं है। सिंपल सी चीज़, जैसे व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन, दो चार हेडिंग उठाए पटक दिए, ऐसे ही तैयारी होती है। कभी भी तैयारी रट के नहीं होती, लोड तो किसी सब्जेक्ट का लेना ही नहीं है, ठीक है। तो जब जब हम सॉल्यूशन देते हैं तो अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी,
सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है कि एंट्री कंडीशन लगा दें, एग्जिट कंडीशन लगा दें। तो अब ये बोलता है क्या कि भाई जब सॉल्यूशन आप देंगे ना तो कुछ कंडीशंस है जो आपको सेटिस्फाई करनी है। उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अगर हिंदी में मैं बात करूं तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, नो शेयरिंग। नो शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं P1 हूं और वो P2 है और ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने अंदर हूं तो ये अपने अंदर नहीं जाना चाहिए, जब मैं बाहर निकलूं तो ही वो अंदर जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरे की एंट्री रोक देनी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में दो बंदे एक साथ नहीं होने चाहिए। किसके क्रिटिकल सेक्शन में, अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन में। और क्रिटिकल सेक्शन कौन होता है, वो एरिया जो दिक्कत क्रिएट करने वाला एरिया, जिसमें ग्लोबली शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई होती है, वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल सेक्शन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये बोलता है कि जो भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे, चाहे वो सेमाफोर का सॉल्यूशन हो चाहे कोई दूसरा सॉल्यूशन हो, तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, उसको सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन में एक ही अलाउड होगा। तो इसका मतलब ये रहेगा कि एंट्री यहाँ से होगी, एग्जिट यहाँ से होगी। जब ये एग्जिट करेगा तभी उसको चांस मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू प्रॉब्लम आ रही थी बार बार 5 और 6 6 5 ऐसे, वो नहीं आएगी। ठीक है। दूसरा ये बोलता है प्रोग्रेस। एक होता है प्रोग्रेस, एक होता है बाउंडेड वेटिंग। अब देखो क्या है, ये दो चीजें हैं। वो पूछेगा कैसे, वो पूछेगा व्हाट कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड व्हाइल मेंटेनिंग, या फिर सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होती हैं। तो एक कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, पता चल गया। दूसरा है बाउंडेड वेटिंग। वो बोल रहे हैं कि एक P1 है, एक P2 है ना, इसका अपना क्रिटिकल सेक्शन है, इसका अपना क्रिटिकल सेक्शन है। अब होगा क्या कि आपने यहाँ पे चांस लिया, यहाँ पे चांस लिया, इसको अगर यस मिला तो ये अंदर गया, तो इसको क्या मिलेगा, डेफिनेटली फिर नो मिलेगा। तो ये क्या बोलता है कि जब ये एग्जिट करेगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो जाए, हो सकता है ये खुद फिर चला जाए, क्योंकि उसने कैसा कर रखा है, एग्जिट एंट्री ऐसी कंडीशंस है कि मैं खुद भी तो ट्रू हो रहा हूँ। मान लीजिए मैं अगर ट्रू कर रहा हूँ तो वो भी ट्रू हो रहा है, मैं भी, क्या पता मेरा सोल्यूशन ऐसा हो। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप अंदर हैं और अगर दूसरे ने क्या कर दी, रिक्वेस्ट टू गो, वो भी जाना चाह रहा है, तो जैसे ही आप बाहर निकले तो आप फिर घुस गए अंदर। आप घुस इसलिए गए क्योंकि दोनों की एंट्री कंडीशन ट्रू हो गई, ऐसा सॉल्यूशन आपने लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर से अंदर गया, फिर ये जैसे ही बाहर आया इसने फिर उसको इग्नोर कर दिया, फिर से इसने अपने आप चांस ले लिया, ऐसे 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 चलता रहा। तो इट मीन्स इसकी जो वेटिंग है वो क्या हो रही है, एक तरीके से देखा जाए तो इनफाइनाइट हो रही है, इनफाइनाइट वेटिंग हो रही है। और जब जब इनफाइनाइट वेटिंग होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बोलता है कि आपको वेटिंग पे बाउंड लगाना चाहिए। वेटिंग जो इनफाइनाइट है उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए, बाउंड। बाउंड मतलब कि लिमिट। लिमिट का मतलब ये है कि अगर मैं अंदर हूँ और दूसरा जाना चाह रहा है, दूसरे ने रिक्वेस्ट कर रखी है और मैं अंदर हूँ और मैं बाहर निकला, उसने रिक्वेस्ट कर रखी है पर फिर मैं जा रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है वो अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, मतलब कि उसका वेटिंग बढ़ रहा है, मतलब कि उसकी वेटिंग इनफाइनाइट हो रही है। मतलब कि एक इनफाइनाइट वेटिंग क्या होती है, स्टारवेशन होती है। स्टारवेशन दूर करनी है तो हमें क्या करना है, वेटिंग टाइम पे क्या लगाना है, बाउंड लगाना है। बाउंड ऐसा हो, सॉल्यूशन ऐसा हो कि जब ये बाहर निकले तो उसी को चांस मिले, अगर उसने रिक्वेस्ट कर रखी है तो। नहीं तो फिर खुद भी जा सकता है, अगर उसने रिक्वेस्ट नहीं कर रखी है तो वो बात नेक्स्ट पॉइंट में होगी। तो बाउंडेड वेटिंग इज यूज्ड टू रिमूव विच प्रॉब्लम, स्टारवेशन प्रॉब्लम। दिख भी रहा है, ठीक है। तो दो कंडीशन अपनी भाषा में लिखनी है, कोई जरूरत नहीं किताब में उठाने की, सिंपल सी बात है, सिंपल ही लिखना है। व्हेन वन ऑफ द प्रोसेस इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन अनदर रिक्वेस्ट टू गो इनटू, बस इंग्लिश लिखनी है, कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें आपको रट के नहीं जानी होती है, किताबों से नहीं पढ़ के जानी होती, ठीक है। तीसरा है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या बोलता है, प्रोग्रेस ये बोलता है कि जैसे P1 है, P2 है, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन है। इसने बोला कि मैं जाऊंगा और एक तो जा सकता है, तो ये गया। उसने क्या किया, रिक्वेस्ट नहीं की, वो बोला नहीं जाना मुझे, यार मेरा मन नहीं है जाने का। तो फिर ये जब एग्जिट हुआ तो अब एक तो खाली तो पड़ा है, वो जाना नहीं चाह रहा है, पर आपने सॉल्यूशन कुछ ऐसा लिख दिया कि इसकी एंट्री हुई, इसका एग्जिट हुआ, इसके एग्जिट पे ये ट्रू हो गया मान लो,
ठीक है, ये फाल्स ही रहा, ये ऐसा सॉल्यूशन है मान लीजिए आपका। तो उस केस में क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट तो इसने कर नहीं रखी, जाना दे चाह नहीं रहा, पर ट्रू वो पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोबारा जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। कब तक नहीं जा सकता? जब तक कम से कम एक बार वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा ये इसको ट्रू करेगा, ऐसा मतलब कि इसका फैशन कुछ ऐसा है, P1 P2 P1 P2 P1 P2 ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है ना। पहले ये होगा, फिर ये मैंडेटरी हो, ऐसा मैंडेटरी है, मैंडेटरीली ऐसा हो गया। सॉल्यूशन ऐसा लिख दिया आपने कि जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ दूसरा ही ट्रू होता है, ऐसी कंडीशन लिख दी। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट अल्टरेशन। ठीक है, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन का मतलब क्या है? अल्टर हो रहा है ना एक एक करके। तो ऐसा सॉल्यूशन अगर हम लिख देते हैं, ऐसा सेमाफोर से लिखो या किसी से भी लिखो क्रिटिकल सेक्शन का, ऐसा सॉल्यूशन हम लिख देते हैं, तो वो कामयाब है क्या? नहीं कामयाब है, वो दिक्कत वाला है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपकी क्या रुक जाती है? एक तरीके से सॉल्यूशन की प्रोग्रेस रुक जाती है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे आपके घर में शेयर्ड रिसोर्स है, प्रिंटर है, पीसी है, कुछ भी है। अब मान लीजिए दो भाई हैं आप लोग, है ना, पासवर्ड दूसरे को पता है, आपको नहीं पता, आप बैठे हैं इस सिस्टम के आगे, सिस्टम फरी पड़ा है पर पासवर्ड उसके पास है, तो मीनिंग क्या है कि आप रुक गए, प्रोग्रेस खत्म। जब वो आएगा पासवर्ड देगा, खोलेंगे, जब काम चलेगा। ये भी ऐसे ही बोलता है कि अगर मैं जा रहा हूँ अंदर और दूसरे का मन नहीं है तो निकल के मैं फिर से चला जाऊँ, दिक्कत क्या है इसमें? भाई अगले ने रिक्वेस्ट तो नहीं की है, रिक्वेस्ट करेगा जब अलग बात है, वो दूसरी कंडीशन है। बट जब रिक्वेस्ट नहीं की है तो फिर भी तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो उसके साथ कि ना तू जा, तो वो गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए आपके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो प्रोग्रेस होनी चाहिए। प्रोग्रेस कब रुक जाएगी? जब पाबंदी कुछ ऐसी हो, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन जैसी कि पहले तू फिर तू, पहले तू फिर तू, पहले तू फिर तू, पहले तू फिर तू, इस तरह की चीज़ें जब हो। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि आप जो भी सॉल्यूशन अब लिखेंगे, आइदर वो सेमाफोर का है या वो लॉकिंग का है, कुछ भी है, तो तीन कंडीशन मस्ट टू सेटिस्फाई हैं। क्या क्या? म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेन कंडीशन, उसके बाद बाउंडेड वेटिंग, स्टारवेशन नहीं होनी चाहिए, तीसरा प्रोग्रेस होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मीनिंग क्या है कि हमें अगर ये इंट्रोडक्शन हो गया प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, तो अब हमें क्या लिखना है? इसके सॉल्यूशंस लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखने हैं? सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? लॉकिंग अनलॉकिंग हो सकता है, या मॉनिटर का भी एक सॉल्यूशन होता है, सेमाफोर का भी एक होता है। पर अगर आपके सिलेबस की मैं बात करूं तो एक तो सेमाफोर है, दूसरा क्या है? लॉकिंग अनलॉकिंग है। तो अब आपको इस सॉल्यूशन पढ़ने हैं। ठीक है, और सेमाफोर का भी ऐसा खेल होता है कि सेमाफोर एक सॉल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स का। सेमाफोर की दो तरह की वैल्यू होती है, एक एस होता है इसमें, और उस एस की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। और ये 1 इंडिकेशन होता है किस बात का? कि 1 प्रोसेस कैन गो इन क्रिटिकल सेक्शन। इसका मतलब ये, ठीक है, अगर s की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब क्या है? कोई भी नहीं जा सकता। s की वैल्यू, सेमाफोर एक वेरिएबल है, एक सॉल्यूशन है, s की वैल्यू 1 है तो क्या जा सकता है? s की वैल्यू 0 है तो कोई भी नहीं जा सकता। तो कोई भी नहीं जा सकता, तो इसका मतलब क्या है? काम ही नहीं चल रहा, सीपीयू खाली बैठा है, दो प्रोसेस सामने खड़े हैं, कोई भी नहीं जा रहा, तो वो क्या है? डेडलॉक है। और अगर s की वैल्यू 2 है तो इट मीन्स क्या है? क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का मतलब है, इंडिकेशन ये है कि दो बंदे अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन में, जो कि नहीं होना चाहिए। तो s की वैल्यू क्या इनिशियलाइज होती है? हमेशा 1 होती है। और कैसे काम चलता है? जैसे P1 है और ये P2 है, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है? ये अपना क्रिटिकल सेक्शन है और ये अपना क्या है? क्रिटिकल सेक्शन है। तो इनिशियली s की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये क्या करता है? s को -1 करता है। जैसे ही -1 करता है तो s की वैल्यू क्या हो जाती है? फिर ये किस में घुस जाता है? क्रिटिकल सेक्शन में। और s अगर 0 मिलता है तो कोई जा नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? s इज 0 मीन्स नो वन कैन गो। तो इसका मतलब है जब ये बाहर आता है तो ये फिर से s को क्या कर देता है? प्लस, और ऊपर बेसिकली क्या होता है? माइनस। तो जैसे ही प्लस करेगा तो s की वैल्यू फिर से क्या हो जाती है? 1। तो इट मीन्स फिर वो जा सकता है। इस तरह का कुछ सोल्यूशन, मतलब कि एंट्री पे मैं माइनस कर रहा हूँ, एग्जिट पे प्लस कर रहा हूँ, ऐसे चल रहा है। डिटेल्ड में पढ़ने के लिए क्या करेंगे? वीडियो देखिए या नोट्स देखिए। ठीक है, तो s माइनस s प्लस ऐसा सॉल्यूशन है। माइनस को यहाँ किससे लिखते हैं? p से, ps। और प्लस को किससे लिखते हैं? v से। v मतलब प्लस, p मतलब माइनस। तो इट मीन्स आपको क्या करना है? P1 और P2 का जो है, ps लिखेंगे यहाँ क्रिटिकल सेक्शन लिखेंगे, फिर ps लिखेंगे एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन और vs। इस तरह का कुछ कोड होगा। अब आपको पढ़ना इसमें क्या क्या है? s
सेमाफोर डेफिनेशन, पीएस क्या है उसकी डेफिनेशन, वीएस क्या है उसकी डेफिनेशन, और सेमाफोर का जनरल प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है ये, और साथ में सेमाफोर के टाइप्स में आएगा काउंटिंग सेमाफोर और दूसरा बाइनरी सेमाफोर, जो कि मैंने आइडिया दे दिया उसके बेसिस पे आप काउंटिंग में क्या होगा, जो जो प्रोसेस रिक्वेस्ट करते जाएंगे ब्लॉक स्टेट में जाते जाएंगे, और बाइनरी में क्या होगा या तो अलाउड या नॉट अलाउड। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे ही लॉकिंग अनलॉकिंग है वो भी आप देखेंगे। होगा क्या कि आपके दिमाग में 3 चीज़ें होंगी, वो 3 चीज़ें क्या होंगी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा प्रोग्रेस और तीसरा बाउंडेड वेटिंग। हो सकता है कि एक सॉल्यूशन इन 2 को सेटिस्फाई करे, इसको ना करे, एक सॉल्यूशन इन तीनों को करे, तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है जो तीनों को करे, और मे बी वो सेमाफोर उसी तरह का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि तीनों कंडीशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इट मीन्स आपको क्या है कि ये जो इंट्रोडक्शन हुआ है इसके बेसिस पे सेमाफोर पढ़ना है, उसमें 2 चीज़ें पढ़नी है, बाइनरी और काउंटिंग, जो कि पेपर में आना भी है। तो उसका न्यूमेरिकल भी आएगा, उसका थ्योरी भी आएगी। आपको पढ़ना क्या क्या है, व्हाट इज सेमाफोर, व्हाट इज पीएस, व्हाट इज वीएस, हाउ इट वर्क्स, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेमाफोर। लॉकिंग अनलॉकिंग, मे बी लॉकिंग अनलॉकिंग बेकार हो, उसमें सारी चीज़ें ना होती हो, वो आपको देखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे तो पता नहीं क्या क्या है, पर हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। फिर भी एक चीज़ आपको पढ़ लेनी है, क्या होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर, दूसरा क्या होता है रीडर राइटर, और तीसरा क्या होता है डायनिक फिलोसफर। ठीक है, तो आपका कल का काम रहेगा ये 3 प्रॉब्लम्स पढ़नी है आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। जो भी इंटेलिजेंट बच्चा है वो इजीली आपको समझा देगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है, जैसे P1 और P2 है ना, ये प्रोड्यूसर है मान लीजिए, और ये कंज्यूमर है, और इनके बीच में एक शेड क्या है, बफर है। शेड बफर मतलब जो शेड वेरिएबल है। शेड वेरिएबल क्या है, जैसे कि ये प्रोड्यूसर है, मान लीजिए टीवी बेच रहे हैं लोग, तो टीवी मतलब इसने इस शेड बफर में रखेगा, एक टीवी रख दिया। तो कंज्यूमर कब आ सकता है, जब कम से कम एक हो, और मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 10 टीवी रखने की है, तो ये 10 रख सकता है ना, एंड सो ऑन 10। 11वां जैसे ही रखेगा तो प्रोड्यूसर उसके बाद काम नहीं कर सकता। तो एक समय ऐसा आएगा जब प्रोड्यूसर नहीं रख सकता कुछ भी, बफर फुल है। एक समय ऐसा आएगा जब बफर एम्प्टी भी है, तो कंज्यूमर खाली से कुछ नहीं कर सकता और प्रोड्यूसर फुल में कुछ नहीं कर सकता। एक कंडीशन ऐसी रहेगी, ओवरफ्लो अंडरफ्लो। तो आपके कोड में आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। एक सबसे पहले उसके पैरामीटर्स, फिर उसकी इनिशियल कंडीशंस, उसका शेड वेरिएबल, और उसका कोड ऑफ एग्जीक्यूशन जो है मेन वो है, और उसके बाद उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में कि क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर आप देख लेंगे होता क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल है ये। रियल लाइफ एग्जांपल का मतलब है एक यहाँ दोनों के बीच में कुछ शेड है, और जब शेड चीज़ होती है दिक्कतें आती हैं। दिक्कत दूर करने के लिए हमें सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन जो है ऐसा लिखना है जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, और वो तीनों कंडीशंस क्या है आपकी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटिंग, प्रोग्रेस। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा आपका क्या है, रीडर राइटर है। उसमें आप क्या करेंगे, एक रीडर है एक राइटर है। ये क्या बोलता है कि मान लीजिए कॉपी है, शेड है, कॉपी है ना, कॉपी में जैसे बोर्ड है, मैं अकेला लिख रहा हूँ, तो राइटर एक अलाउड होता है। राइटर कभी भी क्या होता है, एक अलाउड होता है ना, और रीडर एक से ज़्यादा भी अलाउड होता है। ये कोड कुछ ऐसा है। रीडर का मतलब है जैसे अब आप बहुत सारे लोग हैं, तो रीडर बढ़ता रहेगा हमेशा। 9 भी हो सकते हैं, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13 भी, कितने भी बढ़ सकते हैं, कितने भी चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। मतलब कि कॉपी ऐसी होगी कि या तो उसमें रीडर होंगे या राइटर होंगे। जैसे पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, लिख रहा हूँ कॉपी है मान लीजिए, है ना, तो इसकी कंडीशन ये है कि मैं लिख रहा हूँ। राइटर है तो कोई नहीं आएगा। राइटर कहाँ लिखेगा, जाके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस के लिखेगा। राइटर को अगर लिखना है तो किस सेक्शन में घुस के लिखेगा, शेड वेरिएबल है, ऐसा तो नहीं फाड़ देंगे बीच में से, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या करेगा, प्रोड्यूसर मतलब सॉरी रीडर राइटर क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में घुस के लिखेगा। तो जब एक भी राइटर है, एटलीस्ट एक राइटर है, तो कोई रीडर नहीं अलाउड है। अगर मैं रीडर हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो एक से ज़्यादा रीडर अलाउड हो सकते हैं। तो रीडर्स का आपको ब्यौरा भी रखना होता है कि हाउ मेनी रीडर्स आर अलाउड, वो इस तरह का कोड है। तो जब आप कोड देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, 4-4 घंटे के इंटरवल में एक एक प्रॉब्लम उठाएंगे। सुबह 4 घंटे एक, बीच में 4 घंटे एक, शाम को 4 घंटे एक, लिख दिया, समझा दिया, पढ़ लिया, देख लिया, देखते रहे देखते रहे देखते रहे, बिना देखे लिखते रहे। आनी कौन सी है, तो आपको मीनिंग क्या है, उस पर फोकस ज़्यादा करना है। जो आनी है, जो कम आनी है, उसको उसके हिसाब से देख लेंगे। पर है चीज़ें आसान, आएगी जरूर। ठीक है, लिखे ऐसे कि तोड़ पाड़ देने वाली बात हो, कि 10 में से 10 की बात हो। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर रीडर राइटर आप देख लेंगे। डाइनिंग फिलोसफर कुछ ऐसी है कि एक डाइनिंग और फिलोसफर एक
बात क्या है, एक टेबल है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ाई रखा है ये तो सब चीज़ें। डाइनिंग मतलब एक टेबल है, फिलोसफर मतलब कुछ लोग हैं जो कि आपस में टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। उसमें है क्या, 5 चम्मच हैं, 5 लोग हैं। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जिसके हाथ में 2 चम्मच होंगे वो खाएगा। तो अगर मैं ये चम्मच उठा लूँ, ये वाला ये उठा ले, ये पाँचों एक एक उठा लें, तो पाँचों एक एक उठाएंगे तो डेड लॉक हो गया। डेड लॉक मतलब कि कंडीशन क्या है, 2 चम्मच होने चाहिए। 1 चम्मच सबने उठा लिया तो दिक्कत होगी। तो पहले तो हमें देखना है ये कंडीशन कैसे आएगी, है ना। पेपर में आ सकता है कि डेड लॉक कैसे आता है डाइनिंग फिलोसफर में, वो एक्सप्लेन करना आ सकता है। या फिर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, ऐसे खाओ। अगर मेरा ये वाला भी उठा हुआ है, मेरा ये वाला भी उठा हुआ है, तो वो भी वेट करेगा, क्योंकि मैं कब खा सकता हूँ, जब दोनों हाथ में चम्मच हो। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये चम्मच उसका क्या है, मेरा ये चम्मच, मेरा मान लो राइट चम्मच है, तो उसका लेफ्ट है दूसरे का। तो मतलब क्या है कि अगर मेरा राइट चम्मच, अगर मैं उसका पड़ोसी हूँ, मेरा राइट चम्मच अगर एंगेज है तो उसका लेफ्ट तो ब्लॉक है, तो मतलब उसको ब्लॉक करेंगे हम। ऐसे ही मेरा लेफ्ट चम्मच अगर ब्लॉक है या मैं एंगेज में हूँ, तो उसका क्या, राइट चम्मच ब्लॉक करेंगे। तो इस तरह की कंडीशन है इसमें, ठीक है। कंडीशन आपको समझ ही आ गई, तीनों की कंडीशन समझ आनी चाहिए, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। कहीं पे चम्मच से ऐड है, कहीं पे कॉपी से ऐड है, कहीं पे बफर से ऐड है, सिंपल है। तो जब आप पढ़ेंगे देखेंगे समझ आएगा। आप किसी को फ्री में नौकरी चाहिए तो सारा देश ही ले लेगा फिर, तो थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, बिजी वेटिंग है, ये है वो जब तुम काउंटिंग और बाइनरी पढ़ोगे तो चीज़ें आ जाएंगी। तो जो बच्चा पढ़ाएगा वो भी बता देगा, आपकी इच्छा जितना उसको करना चाहते हैं, पर मिनिमम जरूर करें, मिनिमम ना छोड़ो। तो ये सब क्या था, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, बताइए क्या क्या पढ़ा। प्रोसेस है, प्रोसेस में कुछ शेयर्ड है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस है। दिक्कत वाला एक एरिया है जहाँ पे वैल्यू मॉडिफाई होती है, वो दिक्कत वाला एरिया है, उसको क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। बाकी बचे हुए रिमेनिंग सेक्शन बोलते हैं। जो काम करना है क्रिटिकल पे करना है, या तो मैं जाऊँ या तो वो जाए, एक टाइम पे एक जाए, इसलिए हमें उसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन क्यों लिखना है, वो दिक्कत कब आती है, वो दिक्कत जब आती है जब कनकरेंट एग्जीक्यूशन हो। सीरियल में तो आती नहीं, सीरियल की नीड क्यों नहीं है, कनकरेंट की क्यों नीड नहीं है, वो भी आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है, एक एंट्री कंडीशन लगानी है, एक एग्जिट लगानी है। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, कहने को तो सेमाफोर भी है, लॉकिंग अनलॉकिंग भी है, मॉनिटर भी, और भी सॉल्यूशंस हैं। पर हमें क्या देखना है, वो सॉल्यूशंस हमें चूज करने हैं जो कि 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। पहला प्रोग्रेस है, फिर बाउंडेड वेटिंग है, तीसरा म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। कंडीशंस हमें समझ आ गई, जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह से चिपका देंगे। सेमाफोर पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय सेमाफोर, हाउ कैन वी इनिशियलाइज इट, हाउ कैन वी राइट द पी एंड सिग्नल, पी एंड वी, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। सेमाफोर कैसे वर्क करता है, टाइप्स क्या होते हैं, बाइनरी क्या करता है, काउंटिंग क्या करता है, कितनी क्लासिकल इसकी प्रॉब्लम्स होती है, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, रीडर राइटर है, डाइनिंग फिलोसफर है। तीनों का आपको सॉल्यूशन चीज़ें पता है कि किसकी क्या कंडीशन है, वो कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है। जो भी कंडीशन इंप्लीमेंट करे, सेमाफोर से करें या किसी भी चीज़ से, उसकी एक ही गारंटी होनी चाहिए कि तीनों कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है, ठीक है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपके पास एक ऐसा कॉन्फिडेंस होगा जो कि ओवर ना बोले पर अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि जो लोग घर में बैठ के रट्टे मार रहे हैं वो लोग आपके इर्द गिर्द नहीं जा पाएंगे कितना भी कर लें, ठीक है। मीनिंग ये है कि हमें लोड कम करके पढ़ना है, चीज़ों को रिवाइज करके पढ़ना है, ऐसे देखना है कि काम चल जाए। उसके बाद अगला जो चैप्टर है इसी में, वो क्या है आपका, डेडलॉक है। डेडलॉक सारे देश को पता है कि डेडलॉक में क्या होता है, जब एग्जीक्यूशन रुक जाता है। एक ऐसा लॉक जो कि ताला ऐसा लग गया, इनफाइनाइट लॉक। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, कभी नहीं खुलेगा अपने आप से। ताले की चाबी गुम हो गई और चाबी बनेगी भी नहीं, इनफाइनाइट टाइम के लिए वो क्या हो गया, लॉक, तोड़ना ही पड़ेगा उसको। तो डेडलॉक में हम क्या पढ़ते हैं, प्रोसेस है तो हम सर्कल में लिखते हैं, रेक्टेंगल है तो हम, है ना, रिसोर्स है तो किस में लिखते हैं, रेक्टेंगल में लिखते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसमें हम एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ते हैं। जैसे कि अगर ये P1 है, इसको मान लीजिए R1 है, या फिर यहाँ पे P2 है, और यहाँ पे मान लीजिए आपका R2 है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि R1 इज एलोकेटेड टू P2। इसका मतलब क्या है, इसका मुंह किसकी तरफ है, P2 की तरफ। इसका मतलब है R1 इज एलोकेटेड टू P2, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, P2 इज लुकिंग फॉर R2, मीन्स P2 इज वेटिंग फॉर R2, सिंपल। तो ये परिभाषा आपको आनी चाहिए, जनरल टर्म्स आनी चाहिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब ये चलता है ऐसे चलता है ना, तो क्या बन जाती है, मान लीजिए साइकिल। तो जब साइकिल बनती है तो हमें गारंटी देते हैं कि क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। साइकिल मतलब डेडलॉक हो गया। बट अगर मान लीजिए आपके इसके इंस्टेंस एक से ज़्यादा है,
अगर इसके इंस्टांस एक से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे हाथ में मार्कर 3 है, तो R1 अगर मार्कर है तो मार्कर 3 है, तो इसका मतलब जब इंस्टेंस एक से ज़्यादा और साइकिल हो तो दिक्कत है। मतलब क्या है कि एवरी रिसोर्स हैविंग सिंगल इंस्टेंस, कितना इंस्टेंस, एंड साइकिल एग्जिस्ट, एंड इट मीन्स डेडलॉक है। डेडलॉक है, डेडलॉक है का मतलब क्या है कि नेसेसरी भी है एंड सफिशिएंट भी, इसको हम ये बोलते हैं। नेसेसरी क्यों है, क्योंकि साइकिल होनी चाहिए। नेसेसरी का मतलब क्या है, साइकिल होनी चाहिए, नेसेसरी है, साइकिल होना चाहिए, और साइकिल हो गई तो सफिशिएंट भी है, बोल सकते हैं कि डेडलॉक हुआ है। तो व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इन केस ऑफ डेडलॉक, तो आप बोलेंगे कि जब जिस केस में हर रिसोर्स का एक एक इंस्टांस ही हो, सारे जितने भी रिसोर्स हैं, और वहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट करती हो, तो डेडलॉक जो है वहाँ पे पक्का कर हुआ है, नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। बट अगर मल्टीपल इंस्टांस है, जैसे इसके, है ना, हो सकता है कि ये किसी P3 ने घेरा हुआ हो और उसकी जरूरत हो तो वो उसको जो वापस कर देगा, तो हो सकता है उसका एज ऐसे चेंज हो जाए, साइकिल टूट जाए, है ना। ऐसी कंडीशन मैंने पढ़ा रखी है, आप देखेंगे नोट्स में, वीडियो में मिलेगी आपको। तो मीनिंग क्या है कि साइकिल टूटने का चांस हो जाता है। वैसे साइकिल दिखती है, देखता हूँ जब साइकिल दिखती है, पर साइकिल टूट जाती है। कैसे टूट जाती है कि एक रिसोर्स के एक से ज़्यादा इंस्टेंस हैं, किसी और ने ले रखा है, मान लीजिए इसने ले रखा है, तो वो होल्ड है या वेटिंग है, क्या है, मान लीजिए उसने ले रखा है, वेटिंग तो नहीं है, वेटिंग का मतलब किसी और के लिए इंतजार नहीं कर रहा है, तो छोड़ भी देगा वो, है ना। तो मीनिंग क्या है कि साइकिल हो बेशक, पर हर रिसोर्स के अगर एक से ज़्यादा इंस्टांस हैं, या किसी एक का भी है, मिनिमम एक रिसोर्स का अगर एक से ज़्यादा इंस्टांस हैं, तो हम मात्र साइकिल देखने से ये नहीं बोल सकते कि डेडलॉक हुआ है ना। तो मीनिंग क्या है कि नेसेसरी तो है, साइकिल तो यहाँ भी है, हम फिर क्या बोलते हैं, बट नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि साइकिल होने से पक्का नहीं बोल सकते कि डेडलॉक हुआ है, क्योंकि वो साइकिल टूट सकती है। तो ये पूछा जाता है पेपर में, प्रूव करिए, प्रूव दैट इफ रिसोर्स इज हैविंग मल्टीपल इंस्टेंस दैट डेडलॉक मे और मे नॉट बी पॉसिबल, प्रूव दैट। ऐसे क्वेश्चन आता है, तो आपको करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा वो एग्जाम्पल जो मैंने आपके नोट्स में आपको क्लास में कराया है। आपको सिंपली क्या करके जाना है, वो एग्जाम्पल रट के जाना है, समझ के जाना है, सीख के जाना है। वो एग्जाम्पल पेपर में जब आप क्वेश्चन लिखे तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको सोचना पड़े। प्रूव दैट आ गया, आप सोच रहे हैं कौन सा एग्जाम्पल बना रहे हैं, उसमें साइकिल टूट ही नहीं रही, फिर कांटा मार के फिर बना रहे हैं, फिर कांटा मार के फिर बना रहे हैं, फिर कांटा मार के फिर बना रहे हैं, गड़बड़ है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेंगी पेपर, कंसेप्ट तो लेके जाएं, स्टोरी तो लेके जाएं, पर कुछ चीज़ें भी लेके जाएं। आज के बाद नोट करना स्टार्ट करते हैं रफ कॉपी में, कि अगर मुझे पेपर में आ गया तो मुझे डायग्राम चाहिए, वहाँ पे ये डायग्राम डिक्टो चाहिए। डायग्राम डिक्टो याद नहीं करके जाए फंसेंगे। बेलाडे अनमली है जैसे ओएस में, बेलाडे अनमली की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ना आप कर करके देखेंगे, करेंगे काटेंगे, करेंगे काटेंगे, पूछ लिया बेलाडे अनमली प्रूव करो क्या होती है, कहाँ से प्रूव करेंगे। लिस्ट दिमाग में होनी चाहिए, लिस्ट दिमाग में नहीं है तो क्या कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, लिखोगे काटोगे आएगी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस में हमें क्या करके जाना है, लेके जाना है। वो चीज़ें आपके की पॉइंट्स में, नोट्स में, रिवीजन में होनी चाहिए, जो डायरेक्ट चिपकानी है विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यही फ़र्क है एक क्लास में और एक खुद की पढ़ाई। आपको पता होना चाहिए कब किसकी रिक्वायरमेंट कैसी हो, ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसके बाद ये चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद क्या है आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में छोटी मोटी चीज़ें हैं, देख लेना। वो पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, तो बता देना प्रोसेस होता है ये आपका रेक्टेंगल में ये वो ऐसे करके, ये नोट्स होते हैं, एजेस होते हैं, मैंने पढ़ा रखा है। आप डेडलॉक की वीडियो देखेंगे, पुरानी वाली 24 नंबर 25 नंबर देखेंगे, तो उसमें 25 नंबर में डेडलॉक मैंने फास्ट स्पीड में बताया, वो वाली देख लें आप, बेशक से लास्ट वाली छोड़ दें 46 वाली, वो ना देखें, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि डेडलॉक की जनरल चीज़ें आपको पता चलेगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्टेंस के साथ जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पेपर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, देखिएगा डेडलॉक की जब बात होती है तो एक ही बात हम करते हैं, और वो बात क्या होती है कि डेडलॉक होने के लिए 4 कंडीशंस का होना जरूरी है, और एक साथ होना जरूरी है। एक साथ सारी की सारी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर एक साथ सारी एग्जिस्ट नहीं होगी तो इसका मतलब डेडलॉक नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब कि शेयरिंग अलाउड नहीं है, ये रिसोर्स तेरे पास ये मेरे पास ऐसा अलाउड नहीं है, एक ही के पास होना चाहिए। दूसरा क्या है, गोल्डन वेट। तीसरा क्या है, नो प्रीएम्पशन, छीना झपटी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कि भाई मैंने एक चाहिए तो दे दे मेरा काम चल जाएगा ना,
सर्कुलर वेट, मतलब कि ये कुछ ऐसी बात बोल रहा है, क्या बात बोल रहा है कि अगर ये चारों कंडीशन एक साथ होंगी, मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि अगर ये P1 है, ठीक है, ये आपका क्या है R1 है, और ये आपका क्या है P2 है, और ये आपका क्या है R2 है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ये जो रिसोर्स है और ये जो P है, देखो ये क्या है और ये क्या है, ये इसने, ये R2 इसने क्या कर रखा है, और ये वेट किसके लिए कर रहा है, तो ये होल्डेड वेट स्टेट में, और इसकी अगर तरफ देखेंगे तो इसने होल्ड कर रखा है और ये वेट कर रहा है, ये भी किस स्टेट में है, होल्डेड वेट स्टेट में है। तो साइकिल होने के लिए जरूरी है कि जितने प्रोसेस हैं सारे के सारे किस स्टेट में होने चाहिए, होल्डेड वेट में। पर अगर होल्डेड वेट है, देखो अगर ये ऐसा है, मान लीजिए ये एक और रिसोर्स है इसका, और ये किसी P3 को मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि दो इंस्टेंस है उसके, एक किसको मिला हुआ है P2 को, एक किसको मिला हुआ है P3 को। तो इसने क्या कर रखा है, वेट है क्या इसके ऊपर, तो गड़बड़ है। साइकिल जब होगी जब सारे के सारे होल्डेड वेट में हो, तो इसका मतलब क्या है कि जब इसका काम खत्म होगा तो ये इसको रिलीज करेगा, और जैसे ये इसको रिलीज करेगा तो ये चला जाएगा उसके पास जिसने इसको मांगा हुआ है। किसने मांगा हुआ है इसको, P1 ने। तो जैसे ये जाएगा तो इस एज की क्या चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन, तो साइकिल टूट जाएगी। साइकिल टूट जाएगी इसका मतलब क्या है, डेडलॉक तो नहीं है। तो वही मल्टीपल इंस्टेंस दिक्कत करता है, वही मैंने बोला है कि आपका सिंगल इंस्टेंस का जो केस है, अगर सारे के सारे प्रोसेस जितने भी हैं इन्वॉल्व उस टाइम सारे के सारे किस स्टेट में होने चाहिए, होल्डेड वेट में। ये तो ट्रू है ही, साथ में म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई R1 अगर P1 के पास है तो P2 तू भी ले ले, शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या है, नो प्रीएम्पशन। वो बोल रहा है छीना झपटी, वो छीना झपटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वो बोले मेरे को दे देना यार, तो एक ही तुझे तो मुझे, तू फिर दोनों ना ले लेना मेरे से। मीनिंग क्या है कि तुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तू मेरे को दे दे, मैं अपना काम खत्म करूँगा फिर तेरे को दे दूंगा। कंसेप्ट तो ये है डेडलॉक का, पर ये चीज़ अलाउड नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कंडीशन बोली गई है कि नहीं, छीना झपटी नहीं चलेगी। और लास्ट क्या है, सर्कुलर वेट, कि होल्डेड वेट तो हो सकता है, बट होल्डेड वेट हो तो साइकिल हो, ये हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो साइकिल तो हमें देखना पड़ेगा बढ़िया से कि है कि नहीं है। तो अगर साइकिल है तो फिर पक्का क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें जब सिंगल इंस्टेंस है तो होल्डेड वेट भी है, सर्कुलर वेट भी है, होल्डेड वेट भी है, सर्कुलर वेट भी है, ये दो ही चीज़ें देखनी होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन बाय डिफॉल्ट है जो अज्यूम करनी है, नो प्रीएम्पशन बाय डिफॉल्ट है जो कि अज्यूम करनी है। क्वेश्चन में खाली आंखों से जो विजिबल होगा वो क्या होगा, होल्डेड वेट, सर्कुलर वेट। होल्डेड वेट मतलब दोनों तरफ से टाइट होना चाहिए बंदा, एक तरफ आया हो एक तरफ गया हो, और साइकिल मतलब जहाँ से चले वहाँ पे वापस भी आ जाना चाहिए। तो विजिबिलिटी खाली इसी की होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन और नो प्रीएम्पशन हमें अज्यूम करना पड़ता है कि ऐसा भी हो तभी डेडलॉक होगा, ठीक है। ये 4 नेसेसरी कंडीशन है, मैंने बता दिया, इजी है, देश लिखेगा, आपको इनको एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने पढ़ाया, जैसे मैंने नोट्स में दिया, वो चीज़ें वहाँ से उठा लेनी है, देखेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो ये जो 4 कंडीशन है डेडलॉक की, तो अब इसमें कंसेप्ट आगे बढ़ता है। एक तो इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, क्या है इसमें, न्यूमेरिकल्स हैं, एक सेमाफोर के भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल हम बाद में लेंगे। तो उसमें क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह से होंगे कि P1 को इतने चाहिए, P2 को जो है 4 चाहिए। आप बताइए कि कितने मैक्सिमम रिसोर्स हों ताकि डेडलॉक ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, वो मैंने बता रखे हैं। अब यहाँ समझा क्या मतलब उसका, करा रखा हो, देख लो वीडियो से, वहाँ से भी समझ आया, यहाँ से भी आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप बेटर है कि खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल जब तक देख के सीखते रहोगे ना, जब तक वेस्ट। जिस दिन करना स्टार्ट कर दोगे उस दिन हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स देखना है। और उसके बाद इसमें एक तो क्या है, डेडलॉक प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन का मतलब क्या है, प्रिवेंशन का मतलब ये है कि अगर डेडलॉक है तो डेडलॉक होने का मतलब क्या है, चारों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, एक साथ ट्रू होनी चाहिए। तो वो क्या बोलता है प्रिवेंशन में, एनी वन कंडीशन फॉल्स, एनी वन कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है मतलब कि नो शेयरिंग है, तो बोलता है नो शेयरिंग को शेयरिंग कर दो। वो बोलता है कई बार चांस है, जैसे प्रिंटर है, मैं प्रोसेस हूँ, तू प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, भाई दे दे सब ने, तू भी काट ले, तू भी काट ले, तू भी काट ले, प्रिंटर है, शेयरिंग हो सके। तो मीनिंग ये है कि जब जब इस चीज़ का चांस हो, शेयरिंग का चांस हो, तो डेडलॉक प्रिवेंट करा जा सके। प्रिवेंशन का मतलब है कि देख देख कर फूक का कदम रख रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो किसी एक कंडीशन को फॉल्स कर दो। होल्ड एंड वेट क्या बोलता है, अगर इसको फॉल्स करना है तो क्या करो,
अगर इसको 10 रिसोर्स चाहिए P1 को मान लीजिए कितने चाहिए 10, और इसके पास मान लो कितने हैं 2, इसको और कितने चाहिए 8, तो इसको रिक्वेस्ट नहीं करनी 8 की, क्योंकि 2 इसके पास है। जब जब रिक्वेस्ट होगी पूरी होगी, 2 छोड़ेगा 10 की करेगा। क्या समझे? मतलब कि 2 की रिक्वेस्ट अगर 2 है मेरे पास तो मुझे कितने चाहिए 8, तो मैं 8 की रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कितने की करूंगा 2 छोड़ के, ताकि क्या ना बन पाए होल्ड एंड वेट ना बन पाए। तो मेरे को हमेशा अब क्या करना है, अगर मेरे पास कुछ है इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जैसे मैंने बोला बाट दिखा रहे थे, ले इनिशियली बट गए, फिर बट के तो फिर ऐसा ना हो कि भाई मैं होल्ड में और वेट कर रहा हूँ, फिर मैं जब जब रिक्वेस्ट करूँ तो सारे छोड़ के देखूँ, पूरे के लिए रिक्वेस्ट करूँ तो होल्ड एंड वेट का चांस नहीं बनेगा। हम ऐसे नहीं हो सकते कि 5 मेरे पास है, 5 की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस स्टेज में हम नहीं होना है, तो होल्ड एंड वेट क्या हो जाएगी फॉल्स, और होल्ड एंड वेट फॉल्स होगी तो साइकिल भी नहीं बनेगी। फिर साइकिल तभी बनती है जब होल्ड एंड वेट आते हैं, एक होल्ड एंड वेट आया, दूसरा आया, तीसरा आया। मिनिमम साइकिल बनने के लिए कितने चाहिए 2 प्रोसेस चाहिए, 2 रिसोर्स भी चाहिए, ये मिनिमम कंडीशन भी है। तो मीनिंग ये है। तीसरा क्या बोलता है, नो प्रियम्पशन, ये बोलता है प्रियम्पशन कर दो, छीना झपटी कर दो, छीना झपटी कर दो तो काम चल जाएगा। भाई मैं उससे छीन लूँगा, भाई मेरे पास 99 है, मुझे 1 चाहिए, तेरे पास 2 है, तुझे 8 चाहिए, तो तू एक काम कर 1 मुझे दे दे, फिर मैं जो है 100 तेरे को तो पकड़ा दूंगा, तू करते रहना मौज कर, फिर तू ऐसा काट। ऐसा अलाउड नहीं, क्योंकि हमें डेडलॉक को ज़बरदस्ती रखना है, मीनिंग ये है, ठीक है। और चौथा क्या आपका सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट में वो एक और कंडीशन बताते हैं कि अगर मैं P1 हूँ तो मैं R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए, या फिर कुछ ऐसा बताता है कि अगर मैं P2 हूँ तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ R2 के लिए, R3 के लिए, पर मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता किसके लिए R1 के लिए, मतलब छोटे के लिए नहीं करूँगा। तो छोटे के लिए नहीं करूँगा तो साइकिल बनने का चांस नहीं होगा। इस तरह का कुछ मैंने बताया वो आप देखो, ठीक है। तो प्रिवेंशन में क्या समझे आप, एटलीस्ट एक कंडीशन को फॉल्स करना है। नोट से देखें या पढ़ेंगे सब समझ आएगा, वीडियो से देख लेंगे फास्ट स्पीड में, कोई आपत्ति नहीं आ रही, ठीक है। उसके अलावा इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और क्या है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो डिटेक्शन एंड रिकवरी क्या है कि डेडलॉक हो गया, सावधानी नहीं बरती तो डेडलॉक हो गया। डिटेक्शन कैसे करेंगे, साइकिल से, साइकिल होगी तो रिकवरी करना, रिकवरी मतलब ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे फिर, ब्रेक करेंगे इसको, साइकिल को, मतलब कि प्रोसेसेस को ब्रेक करेंगे एक एक करके, रिसोर्स छीनेंगे उनसे, भाई तू छोड़ दे, जा अपना काम कर, ठीक है, एक एक को ऐसे तोड़ेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डेडलॉक हुआ और 10 प्रोसेस को क्या हुआ, फंसे डेडलॉक में, कितने फंसे 10, कुछ ना कुछ काम कर चुके हैं अपना। तो अब सवाल ये पैदा होता है क्या 10 के 10 को तोड़ दें या एक एक को तोड़ें, जब तक डेडलॉक खत्म ना हो जाए। एक एक को तोड़ें, क्या पता एक को ही तोड़ने से साइकिल खत्म हो जाए, क्या पता 2 को तोड़ने से साइकिल खत्म हो जाए, क्या पता 3 को तोड़ने से साइकिल खत्म हो जाए। तो हमें कभी भी डेडलॉक के जितने भी प्रोसेसेस है सबको एक साथ ब्रेक नहीं करना होता, पहले एक को तोड़ेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और किसको तोड़ेंगे वो देखेंगे। मान लीजिए कंडीशन ऐसी है कि एक के पास कितने हैं 99, उसको रिक्वेस्ट कितने की है 1 की, और एक के पास कितने हैं मान लीजिए 2, और उसकी रिक्वेस्ट कितनी है 8 की। तो किसको तोड़ना चाहिए, मतलब हमें थोड़ा सा वो भी देखना है कि भाई एक बंदा कभी आखिरी स्टेज पर खड़ा है, 99% काम कर चुका है, तो उसको नहीं तोड़ेंगे उसको जो कम काम किया है। जब उल्टी बात होगी कि जिसने ज़्यादा होल्ड कर रखे, तो हम उस केस में ऐसा सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा होल्ड है तो वो उसको तोड़ दो, ताकि बहुतों की रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो जाए, है ना। जिसने एक ही होल्ड कर रखा उसको तोड़ के क्या कर लोगे, क्या पता डेडलॉक ना टूटे। तो ऐसी 3-4 कंडीशन है जो आपको देखनी और बतानी है डिटेक्शन एंड रिकवरी में। और वही आपका किस में है, एक और डेडलॉक अवॉइडेंस में। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या करना है, ध्यान रखना है। ध्यान कैसा रखना है कि किसी बंदे ने क्या की, रिक्वेस्ट की, किसी बंदे ने क्या की, रिक्वेस्ट की कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों को नींद आ रही है, जिसको आ रही है बाहर चला जाए मेरे बिना, तो मैं टोकूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रिक्वेस्ट है, अगर डेडलॉक अवॉइडेंस की हम बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना है। अगर रिक्वेस्ट आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, रिसोर्स एलोकेट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रिसोर्स हम क्या नहीं करेंगे, एलोकेट नहीं करेंगे। दूसरे में क्या करते थे, देखेंगे अवेलेबल है कि नहीं है, दे देते थे। मतलब क्या है कि अगर अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं 10 हैं, और किसी ने मांगे कितने हैं 2 मांगे, तो 2 मांगे तो उसको देके क्या कर देंगे, इसको अवेलेबल को 8। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, अवॉइडेंस बोलती है ऐसा नहीं करना है।
तो ये क्या बोलती है कि रिक्वेस्ट जब भी आएगी किसी की भी, तो रिक्वेस्ट आते ही हम एक एल्गोरिथम रन करेंगे। क्या करेंगे एक, और वो एल्गोरिथम क्या है, बैंकर्स एल्गोरिथम। उसके बाद बैंकर्स क्या करेगी, सब कुछ करके देखेगी वो, है ना, ट्रेन में चढ़ाएगी, वहाँ तक जाएगी, देखेगी सब कुछ अच्छा है, कोई खतरा नहीं है, फिर आके उसको बोलेगी सेफ है, तू चला जा। इस तरह का प्रोटोकॉल है। तो क्या होगा कि एल्गोरिथम रन होगी तो ये दो आंसर देगी। क्या आंसर देगी, सेफ है या सेफ कब है, जब साइकिल ना बने कहीं भी, अनसेफ कब है, जब बीच में साइकिल बन जाए। तो होगा क्या, अगर इसने आंसर दिया सेफ है तो ये क्या कर देगा, एलोकेट कर देगा, मतलब दे देगा, सीधा नहीं देगा। और अनसेफ का मतलब वो क्या कराएगा, उसको फिर उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेगा। पर इसमें दिक्कत क्या है कि अगर एक प्रोसेस को कितने रिक्वेस्ट रिसोर्स चाहिए, 100 चाहिए, और वो एक एक की रिक्वेस्ट करता है, एक एक की रिक्वेस्ट करता है, कितनी बार, 100 बार। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कितनी बार बैंकर्स एल्गोरिथम रन होगी, 100 बार। तो बैंकर्स एल्गोरिथम अपने आप में कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, उसके अपने स्टेप्स हैं। तो हम इसका एक डिसएडवांटेज पाते हैं कि जितनी बार रिक्वेस्ट होगी, छोटी छोटी, एक तो 100 की एक बार करे, एक एक करके 100 बार करे, तो बैंकर्स एक बार रन हो रही है, एक बार 100 बार रन हो रही है। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है अवॉइडेंस का, ठीक है, ये इसका क्या है, ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है कि बार बार एल्गोरिथम रन करनी, चाहे एक रिसोर्स चाहिए हो, चाहे 50, चाहे 100 चाहिए हो, चाहे 200, चाहे 2 चाहिए हो, चाहे 4, कितने भी चाहिए हो, हमेशा रन होगी, उसी का खेल है। वही बैंकर्स एल्गोरिथम मैंने समझाई भी है, वीडियो से देख लेंगे, पहले अपने डिस्कशन में आप भाग लेंगे, करेंगे, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब आप सीख लेंगे, तो बैंकर्स एल्गोरिथम के मैं 5-6 लाइन का कोड लिखवा दूंगा और समझा भी दूंगा, जब अच्छे से समझ भी आएगा, जब एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तो पेपर में आना भी, सीधी बात है। क्या होता है अवॉइडेंस, बताओ संजीव। सेफ स्टेट में रहना चाहिए, जो सेफ स्टार्टिंग से बताओ जो मैंने बताया। कि अगर किसी को मतलब सेफ स्टेट में है तो उसको सेफ स्टेट, अगर देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होगा कि एक टेबल गिवन होगी, एक स्टेज गिवन होगी, वो बोलेगा इसके पास 4 है, उसके पास 6 है, उसके पास 8 है, इतने अवेलेबल है। फिर वो बोलेगा कि रिक्वेस्ट आई है इस बंदे की इतने की, तो क्या इसको दे दे या ना दे दे, क्या ये सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, और सेफ रहेगा तो सीक्वेंस निकालने की किस ऑर्डर में दे, किस ऑर्डर में दे, वो ये हमने एक तरीका सीखा हुआ है तो वहाँ से देखेंगे, आप वीडियो से देखेंगे, वो आएगा समझ। एक में क्या है कि एक एक तरह का इंस्टांस है कि मैंने कहा 1 मार्कर चाहिए, 2 मार्कर चाहिए, 3 चाहिए। एक में क्या कहेगा, मुझे 1 मार्कर, 2 इरेजर, 3 पेन चाहिए। तो कभी कभी एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट भी एक बंदा करेगा, एक से ज़्यादा इंस्टेंस की, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ रिसोर्सेज की, कभी कभी 3 तरह के रिसोर्सेज की करेगा, कभी कभी एक रिसोर्स की करेगा। एक रिसोर्स की कर रहा है तो सिंपल है, एक से ज़्यादा की कर रहा है तो मैट्रिक्स जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे कर रहा है तो सिंपल 1 लाइन का क्वेश्चन है। एक साथ 3 रिसोर्स की कर रहा है तो थोड़ा सा रो इंटू कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पहले सिंपल वाला सीखना है, फिर रो इंटू कॉलम वाला सीखना है सिंपल। सेफ स्टेट आने का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, दे के देखेगा, सेफ एलो जो मांगे हैं उनको दे के देखेगा तो निकालेगा, पहले P1 को करो, फिर P2 को, फिर वो रिक्वेस्ट देखेगा। अगर वो आ गई सीरीज, ये जा रहा है आराम से, साइकिल नहीं बन रही, तो फिर देगा। हर रिक्वेस्ट पे ऐसा करेगा, हर रिक्वेस्ट पे बैंकर्स एल्गोरिथम रन करेगा। तो पेपर में ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय बैंकर्स एल्गोरिथम, राइट डाउन एल्गोरिथम फॉर बैंकर्स, या फिर 5 नंबर में एल्गोरिथम, 5 में क्वेश्चन जो दिया गया है, बताइए सेफ स्टेट आएगी कि नहीं आएगी, तो क्या, ये भी पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि इसकी ये रिक्वेस्ट आई, वो अगर सेटिस्फाई करनी है, वो अगर देनी है, तो देने से क्या डेडलॉक होगा कि नहीं, वो भी हमें पता है। अनसेफ है तो गड़बड़ है, सेफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक ये भी बात है कि क्या अगर इनको दें तो इस ऑर्डर में दें, पहले P1 को दें, फिर P2 को, P3 को, या फिर पहले P3 को दें, फिर P2 को दें। तो ये भी अगर सीक्वेंस पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी पार बोल जाए, हो सकता है ऐसे भी पार बोल जाए, हो सकता है कि एक ही तरह से पार बोले। तो सेफ सीक्वेंस 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, n फैक्टोरियल भी हो सकती है, मतलब कि नंबर ऑफ वेज जितने होते हैं, है ना। n फैक्टोरियल आप समझते होंगे, परमुटेशंस या कॉम्बिनेशंस। तो सेफ सीक्वेंस 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी सेफ सीक्वेंसेज आर पॉसिबल। 3 प्रोसेस हैं तो आप देख लो, 3 का फैक्टोरियल, 3 दूनी 6, तो 5 6 है, उसका तरीका हम सीख लेंगे। तो आपको क्या सीखना है,
बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, सेफ स्टेट कैसे निकाली जाती है, सेफ स्टेट कितनी होती है, सिंगल कॉलम का क्वेश्चन कैसे होता है, मल्टीपल कॉलम का क्वेश्चन क्या होता है, अवेलेबिलिटी मैक्सिमम नीड मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है। कभी कभी वो दे देगा मैक्सिमम नीड ये है, अवेलेबिलिटी इतनी है, और बताइए नीड मैट्रिक्स क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, नीड मैट्रिक्स पूछ सकता है, या सेफ सीक्वेंस पूछ सकता है, नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंस पूछ सकता है, कुछ भी। आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्या समझ, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, डेडलॉक है, दोनों के दोनों एक ऐसा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और क्या है, डेडलॉक है, दोनों के दोनों क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट भी कितने कि जो करेगा तो सारा देश नहीं करेगा, करेगा वही जो उसको सीख के जाएगा। क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्टेड भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है। एक्सपेक्टेड करेंगे तो फंसेंगे, अनएक्सपेक्टेड भी करेंगे तो निकलेंगे बाहर, है ना। 20 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 10 का आना तय है, तो आप देख लें। चैप्टर ऐसा है कि जो हर सब्जेक्टिव एक्सपर्ट की निगाह पड़ती है उस पर, उसको पता है यहाँ का क्वेश्चन दे दिया देश फंसेगा। बैंकर्स का दे लो, या फिर सेमाफोर का दे लो, या प्रोड्यूसर कंज्यूमर दे लो, कुछ भी दे लो। क्रिटिकल सेक्शन देश को पता ही नहीं आज के दिन क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन में लोग रट्टे मारते हैं, डेफिनेशन समझते हैं, पढ़ते हैं, किसी की पूछ मिलती है, किसी का सर मिलता है, बीच का पता नहीं क्या होता। रट्टे मारने वाला कितना याद रखेगा, कब तक याद रखेगा, नहीं रखेगा, रहेगा ही नहीं, रहेगा क्या है। तेज बोलना कर, तेज बोलना है, एक तो तू छोर याद हटके दूर बैठे यार, थोड़ा तेरी याद दिक्कत बड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, तू थोड़ा सा दूर बैठे यार, ठीक है। इसकी अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट है। इसको मैंने बोल दिया कि चल भाई तू घराने लिया कर, चल वहाँ पढ़ ले। फिर मैंने देखा उधम तम तो आगे उठ के 5 बजे, यो 7 बजे भी उठे भाई अपना पढ़ना रहा, मैं भाई छूटा गया, बोला सर मुझे अड़े मज़ा आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है तो भाई फिर मज़ा लेना रहा, पढ़ना रहा तू हैं, तो मज़ा लेना पढ़ना, घर ले ले मज़ा, घर जैसा मज़ा उसके किधर हैं। अरे तो अद्धी भी पाओगे सारे लोटे रहे उसमें, बता क्या दिक्कत है, ठंडे पानी में लोटे रहे, उस तो बढ़िया मज़ा आएगा पढ़ने उतना। घरा जो तेरी सेवा हो जाएगी, अड़ हो जाएगी भाई, तो घरा तेरी माँ होगी, तेरी बहन होगी, तेरी जो भी XYZ जो भी तेरी सेवा करें सारे होंगे, तो घरा ले ले मज़ा, अगर इतना मज़ा लेना तो ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे लिमिट में रहो सारे के सारे, क्योंकि कई बार मैं देखूँ लिमिट तब बाहर जाए कई जन, और फिर लिमिट तब बाहर जाए तो फिर मैं हो सकता है लिमिट में उसको कर दूँ। फिर तरीके तो मेरे को बहुत आते हैं, मेरे को 10 से 15 से 20 साल हो गए ये काम करते करते, ठीक है। जब तक मैं लिमिट में हूँ तो लिमिट में हूँ, जिस दिन मैंने लिमिट क्रॉस होती दिखी कि आज दिक्कत हो रही है, फिर दिक्कत हो जाएगी सच में, ठीक है। बहुत बार मैं प्यार से बोलता हूँ बच्चों को, बैठ जाओ, चुप रहो, फ़ोन मत सुनो, अंदर बैठो, ये करो वो करो। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मैडम देखिए अभी आई थी आप क्लास में, क्यों आई थी अभी आप क्लास में, क्या आपको ये नहीं पता है कि यहाँ 7 बजे आना है, रात में 12 बजे जाना है? क्या मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी बार बार? क्या आपको लगता नहीं है कि जो मैंने बता दिया लॉस हो गया? क्या आपको लगता है कि यहाँ से आपको मैंने निकाल दिया तो कोई आपको वापस यहाँ पर एंटर करा पाएगा? अपने आप से सुधर जाओ, क्योंकि जब मैंने बता दी ना आखिरी के 5 दिन भी काफ़ी है, जो आखिरी के 5 दिन भी यहाँ बैठा है ना वो सिलेक्शन लेके जाएगा। पर अगर बदमाशी की, बकवासबाजी की तो फिर वो फंसे, ठीक है। वो चाहे फिर मेरे फादर हो, मदर हो, बहन हो, कोई भी हो, फिर मैं नहीं सुनता किसी में। जो रूल है। मैं इन लोगों को भी बोलता हूँ बहुत बार कि मैनेज नहीं कर रहे तुम, एक चीज़ मुझे 10 बार बोलनी पड़ती है। कोऑपरेशन मुझे जिस लेवल का चाहिए नहीं मिल रहा है, मैं आउटपुट जनरेट करना चाहता हूँ, चीज़ें जनरेट करना चाहता हूँ, पर हो नहीं पा रही हूँ उस लेवल पे। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है ढंग से। ग्रुप में ही आप देखते हैं कितनी बकवासबाजियाँ करते हैं, मेरी नहीं हुई, देखते ही नहीं है। लड़कियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कब आएगी स्टेबिलिटी जाके, ठीक है, कब आएगी स्टेबिलिटी? जब आज आपकी नीड है इस जॉब की, तो नीड को नीड की तरह देखो फिर, ठीक है। फिर आपकी ये सुपीरियर नहीं है। मैं देखता हूँ कुछ बच्चों में ये आ जाता है कि मैं तो यार ज़्यादा पढ़ता हूँ, मेरा तो यहाँ लॉस हो रहा है, भाग जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और मैं भी फिर इतना जिद्दी हूँ कि मैं जिसको वो छोड़ के भागा कमज़ोर समझ के, फिर उस कमज़ोर को मैं ऊपर पहुँचा दूँगा उससे, वो भी आएगा टाइम, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि जो यहाँ बैठे रहते हैं, समझाते रहते हैं, और पता नहीं भागते रहते हैं, करते रहते हैं चीज़ों, दिक्कत है ही नहीं कुछ भी। समझ आ रही जो बात मैंने बोली है? बैठ के ही पढ़ा जाता है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते थे, पढ़ सकते, कुछ भी कर सकते हैं। 8, 10, 12, 15, मैंने 12 घंटे फिक्सर पढ़ा है, ठीक है। आज से थोड़ा पढ़ा रहा हूँ मैं, बीत की ज़िंदगी सारी पढ़ाते करते करते, पर मतलब सिस्टम से, क्योंकि कोई सिस्टम से नहीं रहेगा। अब मैं पीछे से पूछता हूँ, कोई बोल रहा है मेरी वीडियो मत बनाओ,
अरे भाई जब तेरे को बात होगी, मैंने बोल दिया तेरी वीडियो बाहर नहीं जाएगी, बनने दे, तेरे को क्या दिक्कत है, ऐप पे डाल दें, कुछ लोग देख लेंगे, है ना। कोई कुछ बोल रहा है, अब सोहेल सर बोल रहे थे कि हम तो ऑफलाइन में पढ़ने के लिए आए हैं, हमें तो जो है 6-7 आपने बेसिक से रिकॉर्ड कर दी, आप यहाँ भी पढ़ाओ। पर मैं ये कहता हूँ कि ठीक आज हो गई, कोई बात नहीं, आज हो गई, आज जो वाली जो चीज़ होगी तो उसको होने दो, कल से देख लेंगे। दो तरह की चीज़ें होंगी, या तो क्या होगा, एक लेक्चर जिसमें स्लाइड की ज़रूरत है, एक लेक्चर जिसमें स्लाइड की ज़रूरत नहीं है। जिसमें स्लाइड की ज़रूरत है तो वो तो वही करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना। जिसमें नहीं है उसको यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ें सारी प्लान है, मैंने बता दिया कि मैं उस दिन सामने आना चाहता हूँ जब मुझे लगे मैक्सिमम लोग आ गए, मेजोरिटी आ गई, अब सही टाइम है चीज़ों को बोल लेंगे, ठीक है। जिस दिन ऐसा टाइम आएगा, एक दिन में 3 सब्जेक्ट उड़ा देंगे हम, एक दिन में, ऐसा भी होगा। बट अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप लोग वैसा करें, नज़रों में ना चढ़े, क्योंकि जो भी मेरे को बोलता है फिर मैं उससे नाम पूछता हूँ कि नाम बताओ, ठीक है, वो नाम नहीं बताते हैं फिर, पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दिक्कत ये हो सकती है कि आपको भी उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आज होगी, मान लिया मैंने, आज होगी क्लास, होगी, रिकॉर्ड होगी, देख लो उसको, क्यों दोबारा करा रहे हो। वो बंदा लिमिटेड टाइम के लिए, सिलेक्टेड टाइम के लिए फिर से कुछ क्या पता नई चीज़ करा दे। आज मैंने उनको टास्क दिया था इंटरफेस विद एसक्यूएल पाइथन वाला, को टॉपिक करा दो, बट अब नहीं करा पाएंगे मे भी, क्योंकि आप लोगों ने जिद कर लेंगे नहीं 6-7 यहाँ भी कराओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, पता नहीं वो जो भी है, जैसे भी है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मेरे को दिक्कत नहीं है, मैंने उनको बोल दिया, मैंने इनको भी बोला हुआ है कि ऑफलाइन में बच्चे आए हैं तो ये हमारी जिम्मेवारी है। आज हम फीस ले रहे हो ना ले रहे हो, पर हम इनसे बाद में ज़रूर मांगेंगे, ठीक है। सिलेक्शन होगा तो लोग दे के भी जाएंगे। इनके ऊपर काम करो, एक्स्ट्रा काम करो, इनके लिए असाइनमेंट तैयार करो, चीज़ें तैयार करो, ऐसा काम तैयार करो कि 1 से 14 इनको लगे पता नहीं क्या मिल गया इन दिनों में। इसलिए मैंने थोड़ी डील छोड़ के रखी हुई है कि नहीं, काम करने का समय आएगा। अभी दे दिया तो फिर यूटिलाइजेशन में जिस तरह की सोच रहा हूँ दिमाग में, उस तरह की नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं आज ही सब कुछ ले लें, पर वो नहीं ले सकते, नहीं देना ही नहीं है उनको ऐसे। लास्ट की चीज़ लास्ट में ही भूल जाएंगे जब तक, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने बोल दिया उनको कि क्लास कराओ आप ऑफलाइन में, बट ये ध्यान रखो अगर कोई स्लाइड लेके पढ़ाने वाली चीज़ है तो उसको फिर स्लाइड में यही पढ़ाओ, टाइम वेस्ट मत करो। बिना स्लाइड के पढ़ाने के, मार्कर लेके पढ़ाने की, वो कराओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो आप भी समझते होंगे, जो चीज़ जिस लेवल पर पॉसिबल है करनी, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे इसमें, तो देखिए मैं बता देता हूँ, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेटा लॉगिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, बैठ जा। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि 2 प्रोसेस होते हैं, आजू बाजू में काम करते हैं, उनके बीच में सीरियल एग्जीक्यूशन करने से हमें बेनिफिट नहीं है, वेस्टेज ऑफ सीपीयू हो रही है। हमें क्या करना है, ऐसी काम करनी है कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो जाए। कंकरेंट में जब दिक्कत हो जाती है जब कुछ शेयरिंग दोनों के बीच में होता है, शेयरिंग नहीं है तो फिर दिक्कत नहीं है, शेयरिंग है तभी दिक्कत है। अगर मान लो ये अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर रहा है, ये अपना कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। दिक्कत जब है जब दोनों एंड से, या एटीएम से या पासबुक से एक ही बैंक अकाउंट को एक्सेस किया जाए तो दिक्कत है। डेटाबेस में ट्रांजेक्शन्स में भी रीड राइट राइट प्रॉब्लम्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मीनिंग क्या है कि जब ऐसा एग्जीक्यूशन को हम कोऑपरेटिंग एग्जीक्यूशन बोलते हैं। कोऑपरेटिंग एग्जीक्यूशन वो एग्जीक्यूशन होता है जो कंकरेंट तो है बट उसमें कुछ शेयर्ड भी है। जिसमें कुछ शेयर्ड नहीं होता उसको बोलते हैं प्योर कंकरेंट, और जिसमें कुछ शेयर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव। तो कंकरेंट ही कोऑपरेटिंग कहलाता है, कब, जब उन दोनों के बीच में कुछ शेयर्ड भी हो और एग्जीक्यूशन ऐसे ऐसे चलता हो, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जब ऐसा होता है तो कुछ एरिया ऐसा होता है जो दिक्कत क्रिएट करता है, जहाँ पे ग्लोबली शेयर्ड वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई होती है, वो वैल्यू मॉडिफाई होती है, दिक्कत क्रिएट करती है। दिक्कत को दूर करने के लिए हम उस सेक्शन को एक बड़ा नाम देते हैं, क्रिटिकल सेक्शन। उसको एक एटॉमिक ऑपरेशन के जैसा बनाते हैं। एटॉमिक ऑपरेशन ये होता है कि यहाँ घुसा तो नीचे से ही निकले। एटॉमिक का मतलब ये होता है कि मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन होती हैं, एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं। मोर देन 1 इंस्ट्रक्शंस अगर एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं, स्विचिंग वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है, तो वो ऑपरेशंस एटॉमिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो एक तरीके से ये एटॉमिक की तरह काम कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन। एंट्री होगी, एग्जिट होगी, एंट्री होगी, एग्जिट होगी, एक टाइम पे एक है, दूसरा अपने अंदर नहीं जा सकता है। एंट्री और एग्जिट पे हमें सॉल्यूशंस लिखने हैं। वो सॉल्यूशंस बहुत टाइप के हैं, लॉकिंग, अनलॉकिंग, सेमाफोर, मॉनिटर, बहुत तरह के मैंने आपको करा रखे हैं, हार्डवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड, कंपाइलर बेस्ड, आप देख लेंगे, ठीक है। जो सिलेबस में मेंशन है वो जरूर करेंगे,
उसके बाद मैंने 3 कंडीशंस बताई आपको, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस है, बाउंडेड वेटिंग है। तीनों की तीनों एक साथ सेटिस्फाइड होनी ज़रूरी है ना। आपको बताना है, पूछ सकता है व्हाट कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड इन ए सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, रेस कंडीशन क्या है, वो इसमें ही आई है क्रिटिकल सेक्शन में, जब आउटपुट किस पे डिपेंड हो, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे, कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसे है ना, कौन बाद में, जो बाद में होगा आउटपुट उसकी होगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें देखा, क्या देखा कि सेमाफोर का सॉल्यूशन हमने देखा, एस देखा, पीएस देखा, वीएस देखा, कैसे लिखना वो देखा, क्या सेटिस्फाई करेगा वो देखा। बाइनरी और काउंटिंग 2 टाइप होते हैं, कल पढ़ेंगे तो इजीली समझ आएगा। उसके बाद हमने इसमें क्या देखा है, लॉकिंग अनलॉकिंग भी आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। लॉक मतलब ताला, एक बंदा ताला एंट्री पे बंद कर देगा, एग्जिट पे खोल देगा, इस तरह का कंसेप्ट होगा। ठीक है, वो भी सिंपल है। तो लॉकिंग अनलॉकिंग आप पढ़ेंगे, सेमाफोर के टाइप्स आप पढ़ेंगे, और सॉल्यूशन वो बेस्ट होगा जो तीनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद एक प्रॉब्लम्स में एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, एक रीडर राइटर है, एक डाइनिंग फिलोसफर है। तीनों की आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, पैरामीटर्स पता होना चाहिए, इनिशियल कंडीशंस पता होनी चाहिए, कोड एग्जीक्यूशन वाला जो है वो पता होना चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन कहाँ बनाया गया उनका वो पता होना चाहिए। कोड लिख के थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी आपको देनी है कि इसमें हमने क्या सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, आइदर इट इज़ प्रोड्यूसर कंज्यूमर और इट इज़ रीडर राइटर और इट इज़ डाइनिंग फिलोसफर। ठीक है, तो इन तीनों को आप पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कंज्यूमर को पढ़ेंगे, 4-4 घंटे का इंटरवल बनाए कल, आके वो पढ़ लें, आके वो पढ़ लें, आके वो पढ़ लें, एक और 4 घंटे का बना लें जिसमें सेमाफोर पढ़ लें। ठीक है, और मैं चाहूँगा ये एक्टिविटी आप कॉमन उसमें करें तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डेडलॉक पढ़ा। डेडलॉक में हमने देखा प्रोसेस क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, साइकिल कैसे बनती है, सिंगल इंस्टेंस में क्या होता है, मल्टीपल इंस्टेंस में क्या होता है, चारों कंडीशन एक साथ ट्रू होना क्यों जरूरी होता है ना। उसका प्रिवेंशन क्या होती है, किसी एक को फॉल्स बना दें। डिटेक्शन एंड रिकवरी क्या होती है कि जब साइकिल हो गई तो तोड़ना है, किसको तोड़ना है, 1 को, 2 को, 3 को, सिस्टम से तोड़ना है, एक साथ सबको नहीं तोड़ना है। रिकवरी वही है, रिकवरी का मतलब है कि डेडलॉक हो गया है उसको हटाना है, एग्जीक्यूशन को चलाना है। ठीक है, और लास्ट क्या है आपका, डेडलॉक अवॉइडेंस है। उसमें हम क्या बोलते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम है। बैंकर्स एल्गोरिथम हम जब रन करते हैं, जब बार बार रिक्वेस्ट आती है, जब रिक्वेस्ट आती है तो हम पहले देखते हैं कि सेफ सीक्वेंस आएगी कि नहीं आएगी। सेफ सीक्वेंस आ रही है तो उसी ऑर्डर में दे देंगे, नहीं आ रही है तो वेट करने को बोलेंगे। ये आपकी कौन बोलती है, बैंकर्स एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हमें बैंकर्स एल्गोरिथम भी आनी चाहिए, उसका प्रोसेस भी आना चाहिए, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं वो भी आने चाहिए। और उससे पहले डेडलॉक के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स पूछेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस पूछेगा। 3, 4, 5 न्यूमेरिकल्स मैंने करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ईजीएस्ट न्यूमेरिकल्स हैं मैं कहूँगा आप लोगों को, तो वो आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि आप 20 नंबर के हकदार हो गए। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो आपकी कल की टास्क रहेगी सेमाफोर पढ़ना, लॉकिंग अनलॉकिंग पढ़ना, 3 प्रॉब्लम्स पढ़ना, और उसके बाद डेडलॉक का पहले वाले छोटे न्यूमेरिकल पढ़ना, और फिर बैंकर्स का बड़े वाला न्यूमेरिकल पढ़ना। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जिसको आते हैं वो पीछे बैठे, जिसको नहीं आते हैं आगे बैठे, डिस्कशन करें, जो बंदा करेगा वो देखेगा। ठीक है, स्टिल कुछ मैं कुछ प्रॉब्लम्स भेज दूंगा बच्चों को। फिर भी मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो मैंने बताया है कि आखिरी में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें फिर से होनी है, तो उस टाइम पे आखिरी मतलब आखिरी के 5 दिन। ठीक है, तो 5 दिन में हम फिर से बात करें। ठीक है, क्लियर है। तो ये किसकी बात हमने की, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की और डेडलॉक की। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक आपको आना चाहिए।